आज का टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होती है? तो ट्रांजैक्शन लाइक आप कोई एटीएम पे कोई बिल पेमेंट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई प्रोग्राम, चाहे आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन किसी बैंक की आप रन कर रहे हैं या किसी वेब इंटरफेस के ज़रिए अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं और उसके ज़रिए ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं ट्रांजैक्शंस के। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी प्रोग्राम, चाहे कोई मोबाइल ऐप हो, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, कोई वेब इंटरफेस हो, उसमें डीबीएमएस की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होनी चाहिए और उसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो डीबीएमएस को कंकरेंटली एक्सेस कर रहे हों, ताकि जो आपका सीपीयू टाइम है वो यूटिलाइज हो। इसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो एक यूज़र प्रोग्राम होता है, यूज़र प्रोग्राम से मुराद ये है आपकी मोबाइल या बैंकिंग एप्लीकेशन, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो डेटा के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन जो डीबीएमएस है उसका जो कंसर्न होता है वो सिर्फ उस पार्ट तक होता है जो डेटा बेस मैनेजमेंट के रेलेवेंट होती है। लाइक कोई डेटा डीबीएमएस में से रीड होता है या राइट होता है, तो डीबीएमएस का कंसर्न सिर्फ इसके साथ है। बाकी जो प्रोसेसिंग हो रही है आपके प्रोग्राम्स की, उसका डीबीएमएस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? दस अ ट्रांजैक्शन इज द डीबीएमएस abstract view of a user program, a series of read writes of database objects। तो एप्लीकेशन के जरिए आप डीबीएमएस में से कुछ डेटा को, किसी ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। यूज़र जो है वो ट्रांजैक्शंस करते हैं थ्रू प्रोग्राम्स और उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और उनकी जो कंकरेंसी है, उन सब को एग्जीक्यूट करना जो है ये डीबीएमएस का काम है। और इसमें इंटरलीविंग भी होती है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं दे आर पुट इन स्लॉट्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। अब इसमें जो इश्यूज आते हैं वो दो इश्यूज हैं। नंबर वन, इंटरलीविंग ट्रांजैक्शंस और क्रैशेस। तो इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इसमें क्या हमें प्रॉब्लम आते हैं। अब इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने का पर्पस ये है कि हम जो डीबीएमएस की एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं, एसीआईडी प्रॉपर्टीज़, उनको मीट करें। इसका मतलब है कि जब हम ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी डीबीएमएस के लिए मीट करते हैं, देन वी कैन से दैट दिस डीबीएमएस इज कंसिस्टेंट। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी का मतलब है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या एक्शंस हैं, दे आर कैरिड आउट और नॉन आर। लाइक कोई पार्शियल एग्जीक्यूशन नहीं होती। जो आपने ट्रांजैक्शन की है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी या उसमें से कोई एक एक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड। सर इसकी एग्जांपल ऐसे ली जा सकती है ना कि आपने 10,000 ट्रांसफर करने किसी के अकाउंट में, या तो पूरे हो वरना हो ही ना। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। ऐसे ना हो कि 1500 हो जाएगा, 2,000 हो जाए, तो वो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, या फिर आपने ट्रांजैक्शन की है वो सेव नहीं हुई, आपने बिल पेमेंट की है वो, लेकिन आपके अकाउंट में से वो माइनस नहीं हुए पैसे। या आपने कोई पेमेंट रिसीव की है, रिसीव तो कर लिए लेकिन आपके अकाउंट में प्लस नहीं हुई। लाइक पार्शियल फुलफिलमेंट है किसी भी एक्शन या ट्रांजैक्शन की। तो पार्शियल फुलफिलमेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कोई इशू आएगा। तो इस वजह से अगर आपने पेमेंट रिसीव की है और आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुई, तो वो रिसीव करने का कोई पर्पस नहीं है। तो जो वो पेमेंट रिसीव करना जो है वो भी आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। पेमेंट रिसीव करने से सर मुराद ये है कि सर अकाउंट से आपके बैंक में आ गई है
लेकिन वहां से आपके जो स्पेसिफिक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर नहीं हुई। जी बताएं। सर बाज़ दफ़ा इस तरह होता है जब हम कैश विड्रॉ करने एटीएम जाते हैं और जब हम कमांड रन कर देते हैं सर, तो वो हम कैश विड्रॉ करके नहीं देता, कमांड रन होता है, कैश विड्रॉ करके नहीं देता, और वो जो एटीएम है वो रिजेक्ट कर देता है, इजेक्ट कर देता है सर। वो भी इसी ऑटोमेसी में आता है। हाँ, उस इसी में आता है ना कि आपने वो ट्रांजैक्शन की लेकिन वो परफॉर्म नहीं, तो फिर जो आपको तो नज़र आता है ना कि इतने पैसे आपने विड्रॉ कर लिया, आपने बटन भी प्रेस कर दिया, आप वेट कर रहे थे कि कैश उसमें से निकले लेकिन कैश नहीं आया। तो अब ये जो हाफ ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब आपने तो अपना जो सॉफ्टवेयर की तरफ से आपने ट्रांजैक्शन कर दी लेकिन वो पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई, तो फिर क्या होता है कि बैंक ऑटोमेटिकली उसको रोल बैक कर देता है, आपके जो पैसे हैं दोबारा रिकनसाइल कर देता है और आपके अकाउंट में फिर वो दोबारा शो हो जाते हैं। तो इसी तरह बाज़ औक़ात ये जिस तरह अब ये मोबाइल में आप लोग अपलोड करते हैं, लोड वगैरह करते हैं, तो कोई पैकेज अगर 2 दफ़ा सब्सक्राइब कर लें तो क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट है 2 दफ़ा डिडक्ट हो जाती है, लेकिन बाद में वो वही उसको दोबारा रिकनसाइल कर देते हैं और आपकी पेमेंट वापस आपके अकाउंट में आ जाती है। नेक्स्ट है सर ये जो कंसिस्टेंट। जी, रिकंसिलिएशन का बता रहे हैं सर, ये किस बेस पर होती है? मतलब सर कोई रिकॉर्ड वहाँ स्टोर होता है, क्या चक्कर होता है इससे? ये थ्योरीज है ना आपकी डेटाबेस में जो रीड करती हैं या राइट करती हैं। लाइक आपने कोई एक नेस्टेड क्यूरी या एक जो कंपाउंड क्यूरी रन की है जिसमें नंबर ऑफ टास्क हैं, तो उसमें से आधा टास्क परफॉर्म हुआ आधा नहीं हुआ, तो लॉग में उसका डेटा होता है कि ये क्यूरी थी, ये एक्शन था और उसके अगेंस्ट ये काम हुआ है, तो उसको वो चेक करके उसको दोबारा वो रोल बैक कर देते हैं। इसका हम सोल्यूशन पढ़ेंगे इन सर प्रॉब्लम। वैसे एक क्वेश्चन है सर। सर ये जो आप बता रहे हैं कि मतलब वहाँ पे लॉग में स्टोर रहता है कि इतना काम हुआ इतना नहीं हुआ, तो सर ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ होता है या फिर कोई इसको फिजिकली मॉनिटर कर रहा होता है सर? ऑटोमेटिकली हो रहा है डेफिनेटली। अब इतनी अच्छा, मिलियंस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको कोई वही तो। मैनुअली मॉनिटर नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। अगर हर ट्रांजैक्शन जो है वो कंसिस्टेंट है और जो डेटाबेस है वो भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब है रिलायबल है, स्टेबल स्टेट में है, तो जब ट्रांजैक्शन होगी तो उसके बाद भी आपका जो डीबीएमएस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी भी एक प्रॉपर्टी है जिसको अचीव करना होता है। थर्ड है आइसोलेशन। Transactions are isolated or protected from the effects of other scheduled transactions. Like आपने कोई ट्रांजैक्शन की है तो वो आइसोलेटेड होगी, उस ट्रांजैक्शन पे किसी और ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं होगा। और नंबर 4 है ड्यूरेबिलिटी। इफ अ ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली देन इट्स अफेक्ट परसिस्ट। मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका जो इफेक्ट है वो नज़र आएगा डीबीएमएस में। लाइक आपने कोई डेटा रीड किया है तो वो जो डेटा रीड किया है उसकी जो विजिबिलिटी है वो आपको नज़र आएगी। लाइक आपने कोई बिल पेमेंट की है तो वो बिल पेमेंट जब होगी, जब आपने ट्रांजैक्शन कर दी, तो उसके बाद वो अकाउंट में से आपके जो है वो उतनी अमाउंट माइनस होगी। ऑटोमेसिटी क्या होती है? अ ट्रांजैक्शन कैन कमिट आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स एक्शन। कमिट का मतलब वही है कि सेव करना आपने। कमिट का मतलब है डेटाबेस में जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको कमिट करते हैं। कमिट का मतलब है कि आप परमानेंटली उसको सेव कर रहे हैं। रोल बैक का मतलब है कि आप जो क्यूरी आपने रन की है उसका जो इफेक्ट है वो डिज़ायरेबल नहीं है और आप उसको पहले वाली स्टेट पे लेके जाना चाह रहे हैं। और अबॉर्ट का मतलब है कि इन द मिडल ऑफ क्यूरी यू वांट टू टर्मिनेट दैट कमांड। तो आप अबॉर्ट कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। अबॉर्ट क्यों करते हैं? कि जो इंटरनल डीबीएमएस है उसका डिसीजन है रीस्टार्ट करें जो भी ट्रांजैक्शन है, या कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है, पावर फेलियर हो जाता है, डिस्क फेलियर हो जाता है, या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आप जो डिस्क है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, या कोई डेटा वैल्यू ऐसी आती है विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो इस तरह के सिनेरियोस में आप उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देंगे, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो फिर उसको कमिट कर देंगे। A transaction interrupted in the middle
could leave the database inconsistent. तो अगर आप दरमियान में जब आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो आप उसको बिल्कुल इन द मिडल आप उसको अबॉर्ट करते हैं, तो उसके जो इफेक्ट हैं वो डिज़ायरेबल नहीं होते, तो इस सूरत में उसको रोल बैक करते हैं। वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें से जो पार्शियल एक्शन है वो भी परफॉर्म नहीं होता। DBMS needs to remove the effects of partial transactions to ensure atomicity. Either all transaction sections are performed or none. मतलब पूरी या तो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी या उसमें से कोई भी जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। A DBMS ensures atomicity by undoing the action of partial transaction. To enable this, the DBMS maintains a record called a log of all writes to the database. The component of a database management system responsible for this is called the recovery manager. तो जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिसमें आप कोई भी रिकॉर्ड को राइट करते हैं DBMS में, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उस रिकॉर्ड को लॉग कहते हैं, और उस रिकॉर्ड को जो सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट मैनेज कर रहा होता है उसको रिकवरी मैनेजर कहते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज कंसिस्टेंसी। यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी व्हेन रन टू कंप्लीशन अगेंस्ट अ कंसिस्टेंट डेटाबेस इंस्टेंस द ट्रांजैक्शन लीव्स द डेटाबेस कंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल, कंसिस्टेंसी criterion that may inter account transfer transaction does not change the total amount of money in the accounts. लाइक आपने इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र की है तो जो दोनों अकाउंट्स का जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस कंसिस्टेंसी इज द प्रॉपर्टी दैट एवरी ट्रांजैक्शन सीज अ कंसिस्टेंट डेटाबेस इंस्टेंस इफ इट फॉलोज फ्रॉम ट्रांजैक्शन एटॉमिसिटी, आइसोलेशन एंड ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन का क्या मतलब है? वी वांट टू गारंटी दैट इवन नाउ। जी बताएं सर। वो जो पिछला जरा पीछे करें सर, कंसिस्टेंसी। सर ये डेटाबेस कंसिस्टेंसी है, जरा इसकी जो ये डेफिनेशन है सर, इसको जरा थोड़ा समझाएंगे? ये नीचे वाली समझ नहीं आई सर। डेटाबेस कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी तो आपका जो डेटाबेस इंस्टेंस है, जो डेटाबेस आपका रन हो रहा है, उसमें आपके पास एटॉमिसिटी, आइसोलेशन और ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका जो DBMS है वो कंसिस्टेंट स्टेज में होना चाहिए, उसमें कोई अनडिज़ायरेबल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मेंटेन रहनी चाहिए DBMS की। आइसोलेशन से हम डिस्कस किया है इसको ब्रीफली कि जो भी आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका इफेक्ट सिर्फ उस ट्रांजैक्शन तक ही रहना चाहिए, कोई और ट्रांजैक्शन उससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये आइसोलेशन है किसी भी ट्रांजैक्शन की। फॉर एग्जांपल, इफ ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2 आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली, द नेट इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिंग T1 फॉलोड बाय T2 और T2 फॉलोड बाय T1। मतलब दोनों ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा, चाहे आप पहली रन कर लें या दूसरी बाद में रन कर लें। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। DBMS यूजेस द लॉग टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी। तो जो लॉग फाइल है, जो हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है जिसमें जितनी भी क्यूरीज हैं उनका जो राइट एक्शंस हैं वो मेंटेन हो रहे होते हैं। तो अगर आपका जो सिस्टम है क्रैश हो जाता है क्यूरी एग्जीक्यूट होने से पहले, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले, या जो टास्क है वो डिस्क पे रिटर्न होने से पहले, तो जो लॉग है वो इस चीज़ को मेंटेन करता है कि कहाँ से उसने रीस्टोर करना है। जब सिस्टम को आप रीस्टार्ट करेंगे और दरमियान में सिस्टम क्रैश हो गया है तो क्रैश होने से पहले जो रिकॉर्ड है वो लॉग में मौजूद है। अब ये लॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिकवरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब सिस्टम दोबारा रीबूट हो, रीस्टार्ट हो, तो वहीं से वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो, और ये सारा काम जो है ऑटोमेटिकली होता है और रिकवरी मैनेजर इस काम को परफॉर्म करता है। जो ट्रांजैक्शंस हैं ये क्या होती हैं? ये दीज आर सीरीज ऑफ लिस्ट ऑफ एक्शंस।
तो आपके पास नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं, आपने डेटा को रीड करना है या राइट करना है। तो इसमें दो ही ये मेन एक्शंस होते हैं, रीड या राइट के। अगर हमने राइट करना है तो हम इसको RO रीड ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अगर राइट करना है तो WO ऑब्जेक्ट कहेंगे, या बाज़ औक़ात हम RT रीड ट्रांजैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या WT राइट ट्रांजैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ट्रांजैक्शन 1 है उसमें पहले हम ऑब्जेक्ट A को रीड करते हैं, फिर A ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, फिर C ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं और फिर C को राइट करते हैं। जो ट्रांजैक्शन 2 है उसमें हम B ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं और फिर B ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं। तो इस तरह एक ऑर्डर होता है ट्रांजैक्शन का, रीड राइट का, और इसको हम इस नोटेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन का जो फाइनल होगा उसको हम या तो कमिट करेंगे या अबॉर्ट करेंगे। कमिट करने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है एंड यू वांट टू परमानेंटली सेव दैट ट्रांजैक्शन, और अबॉर्ट का मतलब है कि आप इसको टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। सर ये जो लिखा हुआ है T1 T2, सर ये कोई कोड है, क्या चीज है सर? ये ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, T फॉर ट्रांजैक्शन। मतलब सर ये कोई कोड वगैरह ही कुछ सिर्फ या सिंपल रिप्रेजेंटेशन है? सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, कोई कोड नहीं है, अच्छा। क्यूरी लैंग्वेज नहीं है। सही सही सही। अच्छा, नेक्स्ट है स्केड्यूल्स। स्केड्यूल क्या है कि लिस्ट ऑफ एक्शंस है फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि जो आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शन में डेफिनेटली कोई एक्शंस होंगे, तो स्केड्यूल में वो लिस्ट होती है कि कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होंगे। तो एक जो वेल फॉर्म्ड स्केड्यूल है वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं जैसे कि वो ट्रांजैक्शन में रिटर्न है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रीड ट्रांजैक्शन है फॉर ऑब्जेक्ट A, फिर राइट है, फिर उसकी ट्रांजैक्शन है, फिर उसके बाद हमारे पास B ऑब्जेक्ट का रीड राइट एक्शन है, फिर C ऑब्जेक्ट का रीड राइट एक्शन है। इसको हम कहेंगे वेल फॉर्म्ड स्केड्यूल। जो उसमें सीक्वेंस है ABC की, जो ट्रांजैक्शन में एक्चुअल थी वही स्केड्यूल में है। लेकिन अगर हम इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं, हम जो C ऑब्जेक्ट को पहले रीड राइट करते हैं और उसके बाद फिर B ऑब्जेक्ट को रीड राइट करते हैं और फिर A को रीड राइट करते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसकी जो खिलाफ वर्जी है, और इस वजह से हम इसको वेल फॉर्म्ड स्केड्यूल नहीं कहेंगे। वेल फॉर्म्ड स्केड्यूल कौन सा होगा? जिसमें जो एक्शंस हैं जो ट्रांजैक्शन में जिस ऑर्डर में लिस्टेड है उसी ऑर्डर में वो स्केड्यूल में भी रिप्रेजेंट हो, शो हो। तो जो एक कंप्लीट स्केड्यूल होगा जिसके अंदर अबॉर्ट या कमेंट एक्शन होगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दैट अकर्स इन द स्केड्यूल। मतलब जितनी भी उसमें ट्रांजैक्शन होंगी एक स्केड्यूल के अंदर, उसका या कमिट या अबॉर्ट एक्शन होगा। तो एक जो सीरियल स्केड्यूल है जिसमें जो एक्शंस हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के, दे आर नॉट इंटरलीव्ड। जो सीरियलाइजेबल स्केड्यूल होता है इज अ स्केड्यूल हुज इफेक्ट ऑन एनी कंसिस्टेंट डेटाबेस इंस्टेंस इज आइडेंटिकल to that of some complete serial schedule। तो सीरियलाइजेबल स्केड्यूल वो होगा जिसमें उसका जो इफेक्ट होगा किसी भी कंसिस्टेंट डेटाबेस के ऊपर वो उतना ही होगा जितना किसी भी कंप्लीट सीरियल स्केड्यूल का होता है। लाइक सीरियलाइजेबल स्केड्यूल और जो सीरियल स्केड्यूल है दोनों का इफेक्ट सेम होगा। जितने भी डिफरेंट रिजल्ट्स हैं दे आर अज्यूम्ड टू बी एक्सेप्टेबल। इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी हैव ट्रांजैक्शंस दैट अबॉर्ट। अगर हमारी बहुत सी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो रही, देन वी नीड टू अबॉर्ट दोज इंस्ट्रक्शन। और अगर बहुत सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हों तो देन दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। वी विल assume that all side effects of a transactions are written to the database। जो लॉग में आ रहे होते हैं कि जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जो भी अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं, वो लॉग में उसको मेंटेन हो रहे होते हैं।
दो एक्शंस हैं जो सेम डेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। टू एक्शन ऑन द सेम डेटा ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम इज राइट। जब कोई ऑब्जेक्ट रीड हो रहा है, आप राइट करने की कोशिश करें तो जो रीड कर चुका है उसके पास अपडेटेड कॉपी नहीं आएगी, या राइट करने से पहले किसी ने रीड कर लिया है तो तब भी सेकंड यूजर के पास जो अपडेटेड कॉपी नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एनोमलीज विद इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन। तो इस तरह के सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जाता है। We will now consider three ways in which a schedule involving two consistency preserving transaction can leave a consistent database inconsistent। तो ये हम देखते हैं दो ट्रांजैक्शन में जिसमें एक जो ट्रांजैक्शन है डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट बना देती है। फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन T2 reads a database object that has been modified by T1 which has not committed। तो T1 में जो आपके पास अभी ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइक डेबिट 100 पाउंड्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए, तो ये ट्रांजैक्शन 1 है, तो ये डेबिट अभी होना है। तो उससे पहले अगर जो इसको कमिट होने से पहले यहाँ पे ये कमिट हो रही है और इन बिटवीन ये T2 ट्रांजैक्शन जो है वो जो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई उसको रीड कर लेती है और उस पर 6% इंटरेस्ट अप्लाई कर देती है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर बिफोर डिडक्शन जो अभी आपका जो रिकनसाइल्ड अकाउंट नहीं है उस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो रॉन्ग अप्लाई हुआ है, तो इसको डर्टी रीड भी कहते हैं। तो ये राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट्स में आता है। देन है रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट्स। Transaction T2 could change the value of an object that has been read by a transaction T1 while T1 is still in progress। तो यहाँ पे T1 में ऑब्जेक्ट R है, रीड ऑब्जेक्ट है, रीड एक्शन है। इसमें T1 में हमारे पास रीड एक्शन है ऑन ऑब्जेक्ट ए और फिर रीड एक्शन है और देन राइट है और फिर उसके बाद कमिट है। तो जो T2 है इन बिटवीन रीड करती है, राइट करती है और उसके बाद कमिट कर देती है। अब ये जो कमिट है उसके बाद होगा। अब ये वाला जो उसका एक्शन था T2 का वो परफॉर्म नहीं होगा, तो इस वजह से रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाता है। पहले हमने देखा था राइट रीड और अब जो है रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन T2 could override the value of an object which has already been modified by T1 while T1 is still in progress। तो ये इस तरह का सिनेरियो है कि जिसमें एक ट्रांजैक्शन है जिसमें दो एम्प्लॉइज हैं, ब्रिटनी एंड GMB, और दोनों पे राइट जो है एक्शन परफॉर्म होना है। सेट बोथ सैलरीज एट 1 मिलियन पाउंड्स। और जो ट्रांजैक्शन T2 है उसमें राइट है एक्शन GMB और ब्रिटनी के ऊपर, सेट बोथ सैलरीज एट $1 मिलियन। तो अब इसमें क्या फर्क आएगा? GMB गेट्स 1 मिलियन, ब्रिटनी गेट्स 1 मिलियन। जो इसमें GMB है वो इट विल गेट 1 मिलियन पाउंड्स एंड जो ब्रिटनी है वो दैट विल गेट $1 मिलियन। तो इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अभी ये जो है कमेंट हुई नहीं थी स्टेटमेंट, और जो सेकंड स्टेटमेंट जो ट्रांजैक्शन T2 थी वो एग्जीक्यूट हो गई। तो इस वजह से जो इसने राइट किया था वो ओवरराइट होके कमिट हो जाएगा। तो ये WW कॉन्फ्लिक्ट है। सर इसका मेन पॉइंट क्या है बेसिकली WW का? सर मतलब आपने एक ट्रांजैक्शन की, अब ट्रांजैक्शन में क्या दो ही एक्शन होते हैं ना, रीड एंड राइट। तो हमने रीड राइट, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ा, तो इसी तरह राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट भी है। राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि T1 ने कोई ट्रांजैक्शन की, मॉडिफाई की, कोई वैल्यू राइट की और वो अभी कमिट नहीं हुई, तो उससे पहले T2 ने उसको राइट कर दिया। तो इस वजह से जो T2 वाली है वो कमिट हो जाएगी। तो इस वजह से जो आपका जो डेटा है, जिस तरह ये टाइमलाइन में है, ये ब्रिटनी है और ये GMB है।
अब जो ब्रिटनी है वो तो यहाँ पे इसमें अपडेट हो गया, लेकिन जो GMB था T2 में जो ट्रांजैक्शन थी, अब क्योंकि टाइम लाइन में ये बाद में राइट हो रहा है, तो जो GMB की वैल्यू होगी वो T1 वाली वैल्यू इस पे अपडेट हो जाएगी। हालांकि इस पे भी T2 ट्रांजैक्शन 2 की जो अपडेट है वो होनी चाहिए। तो ये फ़र्क आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आप जब राइट कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स में से, तो एक ओवरराइट हो जाए और एक जो है ओवरराइट ना हो। नेक्स्ट है सीरियलाइजेबिलिटी एंड अबॉर्ट्स। थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन ट्रांजैक्शन कैन अबॉर्ट। लाइक आप कोई ट्रांजैक्शन बीच में अबॉर्ट कर दें तो फिर इश्यूज आते हैं। लाइक हमारे पास एक T1 थी ट्रांजैक्शन जिसमें यू आर गोइंग टू रीड ऑब्जेक्ट A देन राइट ऑब्जेक्ट B। अब इसको अबॉर्ट करने से पहले T2 ने कुछ एक्शन परफॉर्म कर दिया, लाइक उसने रीड कर दिया ऑब्जेक्ट को, राइट किया, फिर उसके बाद रीड किया, फिर राइट किया और उसके बाद कमिट कर दिया। अब ये जो अबॉर्ट है ये एग्जीक्यूशन के बाद हुआ। अब इसमें जो डेटा है वो अनडिज़ायरेबल डेटा है जो यहाँ पे था, जो इस ट्रांजैक्शन की वजह से इसमें अवेलेबल था इस टाइमलाइन के ऊपर। क्योंकि अब जो ट्रांजैक्शंस हैं कंकरेंट रन हो रही होती हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि T1 कंप्लीट हो और उसके बाद T2 परफॉर्म हो। तो ये टाइम स्लाइस अगर T2 को पहले मिल जाता है इसको अबॉर्ट करने से पहले, तो ये जो डेटा होगा ये राइट हो जाएगा और मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब जो डेटा इसमें आ चुका है वो अबॉर्ट होगा इसके बाद, लेकिन उससे पहले ये हम इसको कमिट कर चुके हैं। ये लाइक हम सेव कर लें एक फाइल के बाद, उसको फिर हम अनडू जो है वो नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। सर पहले मतलब ये T1 को अबॉर्ट करेगा फिर T2 को चलाएगा? हाँ, होना ये चाहिए था ना, क्योंकि ये पार्शियल एग्जीक्यूशन है। हमें सही यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे ये जो डेटा है ये डिज़ायरेबल नहीं है, तो हम इसको अबॉर्ट करते हैं। लेकिन ये इसको अबॉर्ट करने से पहले जो डेटा इसमें होता है, ट्रांजैक्शन जो 2 है उसको यूज़ कर लेती है, रीड करके उसको राइट कर देती है और कमिट भी हो जाता है। अब जो इसकी जो वैल्यू है वो कब रोल बैक होगी, जब ये अबॉर्ट रन होगा, लेकिन उससे पहले हमने इस वैल्यू को कमिट कर लिया है। तो इस वजह से T2 को हम अनडू नहीं कर सकते क्योंकि ये कमिट हो चुकी है। तो ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अब इसका जो हल है वो डिफरेंट इसमें हल हैं जिनके ज़रिए हम इस तरह के सिनेरियो से बच सकते हैं। ठीक है, इसमें एक है स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग। इसमें क्या करता है, DBMS enforces the following locking protocol. Each transaction must obtain and S shared lock before reading and an X exclusive lock before writing. तो इसमें लॉक कर देंगे, लाइक जब भी कोई ऑब्जेक्ट को रीड करेगी कोई ट्रांजैक्शन तो उस वक्त शेयर्ड लॉक होगा। जब रीड हो रहा है तो एनीवन कैन रीड, और जब राइट हो रहा है तो उसके लिए एक्सक्लूसिव लॉक होगा कि जो राइट कर रहा है सिर्फ उसी को एक्सेस होगी उस ऑब्जेक्ट की। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि बाकी सब जो है दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, दे कैन नॉट राइट व्हेन वन ट्रांजैक्शन इज राइटिंग टू एन ऑब्जेक्ट। तो रीड के लिए शेयर्ड लॉक है और राइट के लिए एक्सक्लूसिव लॉक है। All locks held by a transaction are released when the transaction completes. तो रीड के हों लॉक्स या आपके पास एक्सक्लूसिव लॉक्स हों, जब ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो तब उन लॉक्स को रिलीज किया जाता है। अब इस वजह से फिर जो रीड प्रॉब्लम है, राइट प्रॉब्लम है या रीड राइट प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर नहीं होते, क्योंकि रीड को आपने लॉक कर दिया है, दैट इज शेयरेबल। जब उसको राइट करना है तो फिर वो एक्सक्लूसिव लॉक है, फिर उसको कोई और रीड नहीं कर सकता। तो इस वजह से उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। If a transaction holds an X lock on an object, no other transaction can get a lock SRX on that object. तो जो ऑब्जेक्ट पे आपने लॉक कर दिया फॉर राइटिंग के लिए, तो उसको कोई और ट्रांजैक्शन रीड या राइट नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रिक्ट 2PL या 2 फेज लॉकिंग इसको कहते हैं, ये सीरियलाइजेबल स्केड्यूल के ऊपर अप्लाई होती है। सम अपडेट्स, आप मजीद लॉक्स को देखते हैं। सम अपडेट्स दैट सीम एट फर्स्ट साइट टू रिक्वायर अ राइट लॉक कैन बी गिवन समथिंग वीकर। मतलब हम एक्सक्लूसिव लॉक की बजाय कोई हम उसको उससे जो कम
जो लेस स्ट्रिक्ट लॉक है वो प्रोवाइड कर ले। कंसीडर अ सीट काउंट ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट डेटाबेस। देयर आर 2 transactions that wish to book a flight, get X log on seat count. Does it matter in what order they decrement the count? मतलब अब 50 सीटें हैं, अब 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, दे वांट टू रिजर्व अ सीट। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सा सीट पहले एलोकेट करे, उनमें से 50 में से कोई भी जो सीट है वो बुक हो सकती है। तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे कॉम्यूटेटिव एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे राइट लॉक की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ काउंट जो है 50 है और जो एक ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक सीट को रिजर्व करती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव राइट लॉक है उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अबॉर्टिंग। अबॉर्टिंग का मतलब है कि अगर एक ट्रांजैक्शन TI जो है वो अबॉर्ट होती है तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी अनडन होंगी। Like also if TJ reads object last written by TI, then TJ must be aborted. तो अगर कोई पार्शियल एग्जीक्यूशन हुई है किसी भी ट्रांजैक्शन की तो उसको अबॉर्ट करना होगा। Most system avoid cascading aborts by releasing logs only at commit time. Strict protocols. बहुत से जो सिस्टम्स हैं they avoid cascading aborts by releasing logs. If TI writes an object, then TJ can only read this after TI finishes. तो ये इसमें जो ऑर्डर है ये मेंटेन होना चाहिए कि जब तक TI है वो ऑब्जेक्ट को राइट नहीं कर लेती तब तक TJ है उसको रीड की एक्सेस नहीं होगी। अगर कोई इस तरह की पार्शियल एग्जीक्यूशन होती है तो DBMS लॉग मेंटेन कर रहा होता है जिसमें हर रिकॉर्ड जो राइट रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता है। अब कौन से फैक्ट्स जो हैं लॉग में मेंटेन होते हैं, लाइक TI राइट्स एन ऑब्जेक्ट स्टोर्स न्यू एंड ओल्ड वैल्यूज, TI commits स्टोर जस्ट अ रिकॉर्ड। तो जब TI राइट करेगा किसी ऑब्जेक्ट को तो उसमें नई और पुरानी वैल्यू दोनों स्टोर होंगी लॉग के अंदर। लेकिन जब ट्रांजैक्शन आई कमिट हो जाएगी तो फिर उसका सिर्फ रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होगा। लॉग रिकॉर्ड्स आर चेन टुगेदर बाय ट्रांजैक्शन ID, so it is easy to undo a specific transaction. Log is often duplexed and archived on stable storage ताकि अगर कोई इस तरह की अनडिजायरेबल सिचुएशन आती है तो उसको रिकवर किया जा सके। कनेक्शन नॉर्मलाइजेशन क्या है? द मोर रिडंडेंसी इन अ डेटाबेस द मोर लॉकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अपडेट ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास कोई डेटा है दैट इज रिडंडेंट देन यू नीड मोर लॉक्स फॉर रिडंडेंट लॉक्स। एक्सट्रीम केस इसमें क्या हो सकता है? सो मच रिडंडेंसी दैट ऑल अपडेट ट्रांजैक्शन आर फोर्स्ड टू एग्जीक्यूट सीरियली। In general, less redundancy allow for greater concurrency and greater transaction throughput. और यही नॉर्मलाइजेशन है कि आपका जो डेटाबेस है वो रिडंडेंट ना हो और उसमें रिडंडेंसी जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो इसमें जो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ है बिटवीन डेटाबेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का, तो डी नॉर्मलाइज्ड डेटा कैन ऑफन रिजल्ट इन फास्टर क्यूरी रिस्पॉन्सेस। Normalized data leads to better transaction throughput. तो ये दो इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं कि अगर आपके पास डीनॉर्मलाइज्ड डेटा है तो उससे क्यूरी रिस्पांस जो है फास्टर होगा, और अगर नॉर्मलाइज्ड डेटा है तो फिर जो ट्रांजैक्शन थ्रूपुट है वो बेटर होगी। इंडेक्सिंग जो है ये अप्लाई की जाती है, इंडेक्सिंग को हम डिस्कस करेंगे। Indexing data can speed up the transactions, but this just proves the point. An index IS redundant data. General rule of thumb, indexing will slow down transactions because you need to reference them with the index. What is more important in your database? Query response or transaction throughput? The answer will vary. What do the extreme ends of the spectrum look like? Next है transaction management.
हमारे पास जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में व्हाट वी कैन कंप्रोमाइज कंकरेंसी कंट्रोल एंड डेटाबेस रिकवरी। ट्रांजैक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती हैं। अब जो रिकवरी मैनेजर है वो क्या करता है, वो बिगिन ट्रांजैक्शन, रीड और राइट ट्रांजैक्शन या एंड ट्रांजैक्शन, इन तीनों को मेंटेन रखता है। जो बिगिन ट्रांजैक्शन है ये किसी भी ट्रांजैक्शन की जो बिगिनिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, उसको मार्क करता है। जो रीड और राइट ट्रांजैक्शन बाउंड्री है ये स्पेसिफाई करती है रीड और राइट ऑपरेशन को ऑन द डेटाबेस आइटम्स दैट आर एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। And then we have third boundary, which is end transaction. This specify that read and write transactions operation have ended and makes the end limit of the transaction execution. At this point, it may be necessary to check whether the changes introduced by the transaction can permanently apply to the database or whether the transaction has to be aborted because it violates concurrency control or for some other reason। तो जो ट्रांजैक्शन टर्मिनेशन है इसमें जो रिकवरी मैनेजर है ये कमिट ट्रांजैक्शन को मेंटेन करता है या रोल बैक या अबॉर्ट को। रोल बैक और अबॉर्ट को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कमिट ट्रांजैक्शन जो है दैट इज सेविंग ऑफ ट्रांजैक्शन, या आप एक परसिस्टेंट चेंज रखना चाह रहे हैं DBMS में, दैट इज कमिट ट्रांजैक्शन। This signal a successful end of the transaction so that any changes, updates executed by the transaction can be safely committed to the database and will not be undone। तो commit transaction का मतलब है कि आपने ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया है और उसके जो भी रिजल्ट्स हैं आप उनको DBMS में स्टोर करना चाह रहे हैं। रोल बैक या अबॉर्ट का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म की है दैट वाज एंडेड अनसक्सेसफुली, तो इस वजह से जो भी कोई चेंज है या अफेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का जो डेटाबेस पे अप्लाई हो रहा है उसको अनडू करना है, और उसके लिए उसको अनडन करने के लिए आप क्या करते हैं, रोल बैक या अबॉर्ट करते हैं, तो आप प्रीवियस स्टेटमेंट पे लेके जाते हैं। अब ट्रांजैक्शंस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं लाइक एक्टिव स्टेट, partially committed state, committed state, failed state and terminated state। तो आपकी जो बाउंड्री स्टार्ट होती है वो बिगिन ट्रांजैक्शन से है, उसके बाद रीड राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आफ्टर रीड राइट यू कैन अबॉर्ट ट्रांजैक्शन। अबॉर्ट का मतलब है फेल्ड, और उसके बाद टर्मिनेटेड। अगर इफ इट इज़ नॉट अबॉर्ट देन एंड ट्रांजैक्शन and it is partially committed। If it is partially committed then it may be lead to failed, otherwise it will commit, or after commit the execution will be terminated। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन या तो सक्सेसफुल हो सकती है या अनसक्सेसफुल होती है। अगर अनसक्सेसफुल हो तो दैट ट्रांजैक्शन इज डेल्ट एज फेल्ड ट्रांजैक्शन और उसको अबॉर्ट किया जाता है, और अगर वो कंप्लीट होती है तो फिर उसको कमिट किया जाता है। दोनों केसेस में जो एट द एंड जो है वो ट्रांजैक्शन टर्मिनेट होती है। ये हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को। ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या क्या इश्यूज आते हैं, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, किस तरह हम लॉक अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग क्या होती है इसको हमने डिस्कस किया।